बदलते पहाड़ भाग 4 आग का मौसम। और फिर आएगा भीम, वो करेगा कालिया की पिटाई। ये रहा और ये रहा और अब होगा युद्ध। अरे गुल्लू, अभी तक खेलने में लगा है? कल स्कूल है। चलो अब बिस्तर में, चलो चलो चलो। नहीं दादी, मुझे नींद नहीं आ रही। खेलते रहोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। रखो सब खिलौने, अभी मम्मी पापा देखेंगे तो कितना गुस्सा करेंगे। मैं कैसे सोऊंगा? ऐसे अच्छे से लेट कर और आंखें बंद करके। अब सो जा बेटा। नहीं, मुझे कहानी सुननी है, फिर सो जाऊंगा पक्का। बेटा बहुत रात हो गई है, अब वक्त। कहानी 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 कहानी। अच्छा बाबा ठीक है, सुनो। एक बार की बात है, एक बड़ी पहाड़ी में एक बहुत बड़ा और बहुत घना जंगल था, जहाँ लंबे लंबे पेड़ थे, बहुत सारे जीव जंतु थे, सुंदर सुंदर चिड़िया और प्यारे प्यारे जानवर थे। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। बाघ, हिरन, भालू, मोर, कोयल और बंदर। हाँ, बंदर भी थे। सब जानवर दोस्त थे। सब जानवर रोज सुबह नदी के पास अपनी बैठक करते थे और फिर हंस खेल कर वापस अपने घर चले जाते थे। लेकिन एक रात जंगल में धुआं छाने लगा। जब जानवरों की नींद खुली तो उन्होंने देखा जंगल में आग लग गई है। हर तरफ भाग दौड़ मच गई। चिड़िया रो रही थी, ची 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 ची, क्योंकि वह अपना घोंसला नहीं उठा सकती थी। बंदर आग में लिपटे पेड़ों से छलांग लगा रहे थे। एक हिरन का छोटा बच्चा अपने झुंड से अलग हो गया था। और दादी बस, मुझे ये कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये बहुत डरावनी है। हाँ, मुझे भी अच्छी नहीं लगती बेटा, लेकिन ये कहानी सच है, हमारे जंगल की सच्चाई है बेटा। तो आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जहाँ जंगल सुरक्षित रहते हैं और सब जानवर हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। तो बेटा वो कहानी तुम्हारी नई पीढ़ी को खुद लिखनी होगी। तुम लिखो वो कहानी। हम लिखें? हाँ, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। दोस्तों, कितनी गहरी बात कह गई दादी। जंगल में आग अब कहानियों तक सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और अगर इसे बदलना है तो हमें ही एक नई कहानी लिखनी होगी। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता मेहता और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 FM। स्वागत है आपका हमारी खास रेडियो सीरीज बदलते पहाड़ में, जहाँ हम उत्तराखंड में हो रहे क्लाइमेट चेंज के बदलाव के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड आग का मौसम में हम बात करेंगे उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर्स के बारे में और कैसे क्लाइमेट चेंज इन्हें और भी बढ़ाता जा रहा है। पहले फॉरेस्ट फायर्स कभी कभी होते थे, ज्यादातर जानबूझकर लगाए जाते थे। कुछ लोगों को लगता था कि पुरानी घास जलानी चाहिए या नए चारागाह बनाने चाहिए, लेकिन आज इन आगों का स्केल अलग है। एक छोटी सी चिंगारी कुछ ही घंटों में पूरा पहाड़ धुआं धुआं कर सकती है। मार्च से ही फॉरेस्ट फायर के केसेस शुरू हो जाते हैं। अप्रैल और मई में यह और भयावह हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए तो ये आपदा बन जाती है। चिड़ियाओं के घोंसले जल जाते हैं, जानवर भटक जाते हैं और कीड़े तो जीवित ही नहीं बचते। लोग कहते हैं, पर हम तो शहर में रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये सोच खतरनाक है। जब जंगल जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, एयर पोल्यूशन होता है, ग्लेशियर्स और नदियों का बैलेंस बिगड़ जाता है और ग्लोबल टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये सिर्फ पहाड़ों का नहीं, पूरी दुनिया का इशू है। चलिए इस बारे में गहराई से समझते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर विनोद पांडे से, जो एक पर्यावरण प्रेमी और वन विभाग के एक सेवानिवृत्त अफसर भी रहे हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये है कि हर साल जंगल में आग लगती है, लेकिन क्या अब ये नॉर्मल से ज्यादा होता जा रहा है? जब हम जंगल की आग की बात करते हैं, अगर आप पुराना फॉरेस्ट का लिटरेचर देखेंगे तो ये बहुत प्रोमिनेंटली लिखा जाता है। जब भी फॉरेस्ट फायर की बात होती है तो फॉरेस्ट फायर इज ए पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी।
तो नेचर का एक साइकिल ये है, जो ये सबसे ज्यादा जो आपको लीफ फॉल मिलेगा ये शरद ऋतु में, अक्टूबर के आसपास, जिनको हम कहते हैं पतझड़ वाले जो पेड़ होते हैं। तो उसके बाद फिर एक जाड़े का सीजन आ जाता है, और जाड़े में भी हमें ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उससे हमें बारिश मिलती है। तो उनके डिकम्पोज होने के लिए एक माध्यम मिल जाता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो वो ऑटम में जो पेड़ पतझड़ करते हैं वो आग को उतना बढ़ावा नहीं देते, लेकिन कुछ पेड़ों का ऐसा होता है, जैसे चीड़ के जंगल हैं और बांस के जंगल, दोनों बहुत ही अच्छा जलते हैं, प्यूल या और बांस के पत्ते दोनों। कारण क्या है, एक कि जो पहले से बचा हुआ आपकी जो सूखी पत्तियां और जो ऐसी चीजें हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में है तो वो इस संवेदनशीलता को और ज्यादा बढ़ा देंगी। अगर पहले उसका डिकम्पोजिशन ठीक से हुआ होगा तो इनकी मात्रा कम होगी। तो पहले से होता था कि करीब 4-5 साल में एक बार आग लग जाती थी, और इसको लोग बहुत स्वाभाविक तरह से लेते थे। बल्कि अगर आप जिम कॉर्बेट को कभी पढ़ोगे तो जिम कॉर्बेट ने, क्योंकि प्रकृति के बारे में बहुत कुछ काम किया था, तो वो ये कहते थे कि जंगल में सूखा पड़ना, आग लगना, ये सब प्रकृति के नियंत्रक चीजें हैं, ये रेगुलेट करती है अपने आप। ये जंगल अगर आप देखेंगे तो करीब 1860-65 से पहले, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ पर शासक थे, तब तक जंगलों के साथ हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करते थे। जो आसपास के गांव वाले होते थे वो अपने मतलब की लकड़ी, चारा पत्ती जंगल से ले आते थे, और उसके अलावा जंगल को या कुछ खेती के लिए कहीं पर जंगल साफ कर लिया, वो बहुत इतने कम मात्रा में होता था। ये माना जाता था कि गाँव वालों का और जंगल के साथ जो रिश्ता है वो सहजीवन का है, एक दूसरे के अस्तित्व को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन जब अगर आप देखेंगे तो 1851-52 के आसपास हिंदुस्तान में रेलगाड़ी आई, और रेलगाड़ी के आने के सबसे ज्यादा दुष्परिणाम जो हुए वो जंगल के लिए, क्योंकि आप ये देखिए, अगर आपने पटरी बिछानी है तो आपको जंगल साफ करना पड़ेगा। जब जंगल साफ करेंगे तभी तो रास्ता निकलेगा। उसके बाद जब दो पटरियों के बीच में उनको जो टिकाया जाता है, अगर आपको आजकल वो जो लगेंगे स्लीप, वो सीमेंट की लगाए जाते हैं, पहले वो लकड़ी के होते थे, तो रेलवे स्लीपर कहते थे। तो यानी कि पटरी को बिछाने के लिए आपको फिर लकड़ी चाहिए, और लकड़ी भी ऐसी वैसी नहीं चाहिए थी। उसके लिए सबसे पहले साल लगता था, फिर वो भारी हुआ तो फिर देवदार का उपयोग किया गया, और बाद में चीड़ को ट्रीटमेंट करके टिकाऊ बनाया गया, और फिर चीड़ के लंबे समय तक, करीब मैं आपको बताऊं कि 84-85-86 सन तक लगभग ये चीड़ की ही लकड़ी के रेल के स्लीपर बनते थे, जिसमें के ऊपर पटरियां टिकती थी। उसके बाद जो रेल के अंदर जो डब्बे बनेंगे, उसको निर्माण करने के लिए, उसके लिए फिर आपको लकड़ी चाहिए, क्योंकि तख्ते वगैरह चाहिए। तो यानी कि जब से जंगल का व्यावसायिक विदोहन हुआ, उससे क्या हुआ कि जंगल पर सबसे ज्यादा पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे प्रजाति जिनका व्यावसायिक उपयोग ज्यादा था उनको बढ़ा दिया, और स्वाभाविक है कि जो जिनका पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का उपयोग था उनको उन्होंने खत्म कर दिया। तो आज हमारे जंगल जितने हैं, अगर आप देखोगे तो चीड़ के ज्यादातर जंगल मोनोकल्चर बन गए हैं, यानी एक ही प्रजाति है, तो उनका पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो गया। तो जब चीड़ का प्यूल गिरता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए अब जंगल में आपको पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती है। बारिश जब होती है वो बारिश का पानी रोक नहीं सकता। नमी बनने से जंगल के अंदर एक प्रतिरोध की शक्ति बन जाती है। प्रतिरोध किससे? आग से, क्योंकि जंगल का सबसे बड़ा खतरा आग ही है, बाकी कोई खतरा नहीं है जंगल की। हर प्राणी, हम आज जिंदा इसलिए हैं कि हमारे अंदर प्रतिरोधक शक्ति है। अगर हमारी प्रतिरोधक शक्तियां जब कमजोर हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी ज्यादा खत्म हो जाती है वो मर जाता है। तो जंगल के साथ ये हो गया, जंगल की प्रतिरोध की शक्ति कम हो गई है, क्यों? हमने जंगल का स्वरूप बदल दिया है। तो इसके लिए अगर आग की जब बात होती है, आमतौर में होता है भाई फायर ब्रिगेड भेजो, ऐसे भेजो, वैसे भेजो, क्रू भेज दो, कभी कहते हैं जहाज से पानी गिरा दो। ये तो उस समय के टेम्परेरी इंतजाम है ना। एक आदमी के सर में दर्द हुआ, आपने उसको एस्पिरिन की गोली दे दी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सर दर्द बार बार क्यों होता है उसको? फॉरेस्ट फायर बेसिकली एक सिम्टम हो गया जंगल का। एकदम ठीक कहा आपने कि ये एक लक्षण है। जंगल केवल पेड़ नहीं है, पेड़ के साथ अगर आप देखेंगे तो उसमें घास भी है, कहीं झाड़ियां भी हैं, कहीं छोटे किस्म के जिनको हर्ब्स कहते हैं वो हैं, बेले हैं। उसके अलावा सैकड़ों किस्म के जंतु हैं, जैसे तितली है, केकड़ा है, केंचुआ है, जोंक होंगी, कई तरह के ये इंसेक्ट जिनको कहते हैं वो होंगे, हिरन होंगे, सांप होंगे, अनगिनत प्रजातियां हैं। कई किस्म के बैक्टीरिया होंगे, कई किस्म के फंजाई होंगे, मॉस होंगे, ब्रायोफाइट्स होंगे, फर्न्स होंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें जंगल में होती है। लेकिन हम क्या समझते थे पेड़ ही होता है। आप उस जंगल में जाएंगे जिसका संतुलन खराब हो गया है तो वहां तो आपको पेड़ दिखेंगे, लेकिन एक संतुलित जंगल में देखेंगे तो आपको सब चीज दिख जाए। और संतुलित जो जंगल होगा, बैलेंस फॉरेस्ट, उसमें आपको जंगल में आग की संभावनाएं बहुत कम मिलती है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रतिरोध की शक्ति है। जंगल में वहाँ की प्रजातियों के अलावा खरपतवार बहुत उगते हैं, अनवांटेड वनस्पतियां। कई इंसेक्ट वगैरह भी होते हैं जो वांछित नहीं है वहाँ के, जिनकी जरूरत नहीं है, जो बीमारी फैला रहे हैं या खा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी भी संख्या को कंट्रोल करने में फॉरेस्ट फायर काम करती थी। खरपतवार खत्म कर देगी
या ये इस तरह के जो ये कीट होते थे उनको खत्म कर देगी। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर एक नेसेसिटी भी थी। हाँ, ये मतलब इकोलॉजी का पार्ट। और वो ज्यादा बढ़ती नहीं थी क्योंकि फॉरेस्ट खुद ही उनको कम भी कर देते थे। आप सोचो ना, कभी कभी क्या होता है, हमको सर्दी जुकाम होता है, हम परेशान नहीं होते, हमें पता होता है थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम आएगा तो शरीर को उसके बाद ठीक करके जाता है, क्योंकि हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है उसको ठीक करके जाता है। तो इसी तरह से फॉरेस्ट फायर का रोल मोटी तरह से ऐसा मान लीजिए जी। तो इसी सेंस में, इसी एनालॉजी के साथ मैं ये बोलूंगी कि फॉरेस्ट फायर की इम्यूनिटी कम हो गई है अब। और क्या इस इम्यूनिटी कम होने का रीजन क्लाइमेट चेंज का वायरस भी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो कहते हैं ना, एक वो रेसिप्रोकल, वो इसको बढ़ा रहा है, ये उसको बढ़ा रहा है, एक दूसरे के हितैषी है। आप ये सोचिए कि जब क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है, जैसे जाड़ों में आग, जाड़ों में आग इसलिए लग रही है कि कभी कभी जाड़ों में इतनी तेज धूप पड़ती है। इस साल नैनीताल में बर्फ ही नहीं पड़ी और बारिश भी नहीं हुई, तो शुष्क था और धूप भी तेज थी। तो यानी कि इसने आपके जंगल के आग लगने की परिस्थितियां पैदा की और कई जगह आग लगी भी पहाड़ों में, इस बार जाड़ों में भी। अब जंगल के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा तो क्लाइमेट चेंज का असर पड़ेगा, यानी कि जंगल कमजोर हो रहा है, या जंगल की आग से कितना कहते हैं कार्बन जैसे पैदा हो, वो कार्बन हिमालय में और ग्लेशियरों में सेटल हो रहा है। जब वहाँ पर कार्बन जमा होगा, आप सोचो कि वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, व्हाइट चीज कम करती है, ब्लैक चीज ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो ग्लेशियर की पिघलने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये जो जंगल की आग लग रही है, ये क्लाइमेट चेंज को बढ़ा और क्लाइमेट चेंज इसको बढ़ा रहा है। तो ये दो राक्षस आप समझ लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, ये बिल्कुल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहते हैं ना, तू मेरी पीठ खुजला मैं तेरी पीठ खुजला, एक कहावत है ना। तो उसी तरह से ये है कि एक दूसरे को मदद करने वाले। अगर आप सोचिए कि अगर आप जंगल की आग को ही नियंत्रित कर रहे हैं जो हमारे बस में है, क्लाइमेट चेंज के तो ग्लोबल रीजन भी बहुत ज्यादा है, वो हमारे हाथ में उतना नहीं है, लेकिन जंगल की आग को, अपने आसपास के पर्यावरण को ठीक रखना, ये तो हम कर सकते हैं ना, कि मैं अनावश्यक रूप से कूड़े को जैसे न जलाऊं, गाड़ी न चलाऊं, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो इसलिए जो हमारे हाथ में वो हमने करना चाहिए और जंगल को ठीक करना हमारे हाथ में है। सर, मुझे पूछना है आपसे कि रूरल और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज इससे कैसे डील करते हैं? जैसे हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी इतनी सारी हैं जो जंगल में ही रही हैं, कितने गांव हैं जो जंगल के अंदर ही सीमित हैं, उनके एग्रीकल्चर में, उनके खान पान में भी इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं? अगर आप सीधा साधा कोई इंडिकेटर अगर देखना चाहें, हमारे यहाँ 1500 गाँव या 2000 गाँव घोस्ट विलेज हो। घोस्ट का मतलब जहाँ पर कोई आदमी नहीं रह रहा है, लेकिन ऐसे गांव बहुत हैं जहाँ पर आबादी आधी चौथाई या 10% रह रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? गांव की परिस्थितियां अब खेती के लिए या वहाँ पर आजीविका पैदा करने के लिए नहीं रह गई है। देखो, आज अगर आप किसी भी गांव में जाओगे, भाई कैसे हो रही खेती बाड़ी, आदमी का एक उत्तर आपको मिलता है, अरे क्या करें, लंगूर दिन में आते हैं, रात में सुअर आता है। कम हो रहा है कहने को, जानवर पाले तो बाघ भी आते। तो यानी कि जो जंगल में जिन्होंने निवास करना था वो आबादी में आ रहे हैं। ये फिर एक इस बात का सूचक है या इंडिकेटर है कि जंगल की हेल्थ खराब है। तो इसलिए जंगल के आसपास निर्भर रहने वाली, जिसको आप ग्राम वनवासी समुदाय कह सकते हैं या वन आश्रित कह सकते हैं, उन पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि वो अपने इन इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। सर, आग बुझाने के लिए लोकल लेवल पे ट्रेनिंग और रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं? जब आग लगती है तो अकेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हैंडल करना तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा, लोकल कम्युनिटी की हेल्प तो चाहिए ही होगी। इस वक्त पे अभी आपको क्या लगता है कि अभी क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? लोकल कम्युनिटी आग बुझाने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से उन्होंने आग बुझाना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी इलाके का जंगल जल रहा है तो गांव को कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। अगर गांव का कोई पानी का स्रोत है, जंगल जलेगा तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पानी की फर्क पड़ेगा, आपको चारे का फर्क पड़ेगा, आपको लकड़ी का फर्क पड़ता है, जलोनी लकड़ी का, और अब होता है कि आपकी जो इमारती लकड़ी वगैरह वो प्रभावित होती हो, तो आपका न केवल नैतिक बल्कि आर्थिक भी दायित्व हो जाता है। तो ये बातें स्थानीय लोगों को ठीक से समझाने की बात है। आमतौर में आदमी क्या करता है कि वो सतही तौर पर देखता है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि हो सकता है 1 साल 2 साल 4 साल आग लगने से जंगल इतना अवनत न हो, डिग्रेड न हो जाए। ये भी लगातार जलता रहेगा तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर गांव के लोग नहीं चाहेंगे तो आग की संभावना बहुत कम है। सर, लॉन्ग टर्म लेवल पे फॉरेस्ट फायर से बचाव के लिए क्या क्या पॉलिसीज और प्लानिंग होनी चाहिए? जो मैंने कहा कि आपको लॉन्ग टर्म की ही जरूरी है। जैसे आपने बताया था कि ये तो एक सिम्टम है, इसको असली तरह से इसका क्योर करना जरूरी है। तो सर, जैसे ये कॉलोनाइजेशन की जो देन है पाइन ट्रीज हमारे, तो इनसे कैसे डील करें? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भी जो जंगल को उगाया जाता है
वो जो साइंस है उसका नाम है सिल्वीकल्चर। उन्होंने ऐसा सिल्वीकल्चर लाए थे, ऐसी तकनीकें लाए थे कि जिससे कि उनके हिसाब से प्रजातियां बढ़े। आपको सिल्वीकल्चर नया डेवलप करना पड़ेगा, उसमें मेहनत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि आज जंगल में प्राकृतिक संसाधन कम हो गए हैं। जैसे सबसे पहले हमने पानी का, खाद कम है, पानी कम है। लेकिन मैंने हिमाचल में देखा था, उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे पैच बना करके, जैसे 100 मीटर बाई 100 मीटर का एक पैच बनाया और उसके अंदर तार बाड़ करके और अच्छी परिस्थितियां दे करके उसको जोड़ा। तो ऐसे ही उन्होंने एक जंगल में क्या किया कि 5-6 अलग अलग जहाँ पर सुविधा अच्छी थी वहां पर पैच बनाए, फिर बाद में बनाया, फिर उनको भी थोड़ा बढ़ा दिया, बाद में धीरे धीरे मिल जाते हैं। अच्छा, अभी इनके पास इस तरह की सिल्वीकल्चर नहीं है। हालांकि आप समझिए ये काम 30-40 साल से उनका नहीं होगा, लेकिन जब जागो तब सवेरा, एक कहावत है ना। अगर आप आज नहीं करोगे, जितनी देर करोगे उतनी ज्यादा दिक्कतें होती जाएंगी। तो इसके लिए यह है कि आपको इस तरह का सिल्वीकल्चर बनाना पड़ेगा जो चीड़ के जंगल को मिश्रित वनों में बदले। सर, कॉमन लोग जैसे हम लोग हैं, यहाँ के नागरिक, स्टूडेंट्स या गांव वाले लोग या फिर जो टूरिस्ट भी आते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर से बचाव के लिए? तो इसके लिए 2 चीजें हम कर सकते हैं। इसको एक कहते हैं रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अगर आप मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करें। हम कहते हैं भाई जंगल में इतनी साल आग नहीं लगेगी, उसके हम हक हकूक को 50% बढ़ा देंगे, इंसेंटिव देना। और जहाँ ज्यादा आग लगेगी वहां पर हम इस तरह से आपके हकों को हम रोक देंगे। इसी तरह से टूरिस्ट का आमतौर पर जंगल से संबंध कम होता है। तो ये सर, कई लोग जाते हैं, उनको शौक चढ़ता है कि चलो जंगल के बीच में चल के मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, और वो 2-3 पिरुल इकट्ठा करके, 1-2 लकड़ी इकट्ठा करके उसको जला के शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, और फिर मैंने भी देखा, निकल चले जाते हैं और कूड़ा अलग छोड़ते हैं और देखते भी नहीं है कि आग बुझी है कि नहीं बुझी है। देखिए, इसके लिए तो हमें निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि टूरिस्ट तो एक एनोनिमस तरह की चीज है, उसको पहचान थोड़ी है कौन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमसे 20 किलोमीटर दूर से भी आ रहा है, हमारे लिए पर्यटक ही है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसका सेक्शन 26 है कि आप जंगल में आग वाग कुछ नहीं लगा सकते। तो अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है वो क्राइम है। मैं ये मानता हूँ कि पर्यटकों के साथ तो आपको सख्ती से ही निपटना। आप कितना ही लिखते रहिए कि जंगल को आग से बचाइए, इससे वन्य जीवों को नुकसान होता है, आमतौर में लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका तरीका यही है कि आपको सख्ती करनी पड़ेगी, और जरा भी कोई अपराध करता है तो उसको कठोर दंड, उसमें तो सजा भी हो सकती है और आर्थिक दंड भी हो सकता है। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने इतना टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा आपने अभी सुना कि फॉरेस्ट फायर्स भले ही नेचुरल हो, पर इनके आक्रामक होने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी हम ही हैं। सबसे पहले हमें जागरूक रहना होगा। लोकल लोगों की सतर्कता सबसे जरूरी चीज है। जंगल के सबसे करीब कौन रहता है? गांव के लोग। उन्हें मालूम है कि किस रास्ते से आग लगती है और किस रास्ते से बुझाई जा सकती है। ये लोग पहले रिस्पॉन्डर बन सकते हैं। अगर गांव वाले जंगल में कुछ संदेह महसूस करें, धुआं देखें या किसी टूरिस्ट को कुछ गलत करते देखें, तुरंत रिपोर्ट करें। गांव वालों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की सहभागिता के साथ फॉरेस्ट वॉच कमिटीज बनाई जा सकती हैं, जिसमें स्कूल के बच्चे, महिलाओं के ग्रुप और सीनियर सिटीजन्स तक शामिल हो सकते हैं। और अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? जब भी आप कभी जंगल के आसपास जाएं, प्लास्टिक ना फेंकें, सिगरेट ना जलाएं, और अगर किसी को भी कुछ ऐसा करते देखें, उन्हें रोकें। जितना हमें अपने घर की दीवार की चिंता होती है, उतनी ही जंगल की बाउंड्री की भी होनी चाहिए, क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, हम सबका है। जब जंगल जलता है तो सिर्फ पेड़ नहीं, एक पूरी जिंदगी जलती है। तो दोस्तों, अब समय हो गया है विदा लेने का। आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो, बदलते शहर की धड़कन, हलू हल्द्वानी 91.2 FM। मैं हूँ हर्षिता, और हम मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार शाम 4 बजे बदलते पहाड़ के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, ये जंगल सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं, हमारी पहचान है। धन्यवाद।